हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब। होपफुली आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम मिले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट एजेंडा के साथ। आपका जो पेपर 3 है ना, एडवांस ऑडिटिंग अश्योरेंस एंड प्रोफेशनल एथिक्स, पूरे 100 नंबर की हेडेक लगता है बहुत जनों को। और उस हेडेक, उस सरदर्द की दवाई लेकर के हम मिले। सी बेसिकली थियोरी सब्जेक्ट में बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि क्या स्ट्रैटेजी होगी भाई, है याद करना है, लिखना है पेपर, दैट्स इट, इसका कोई उपाय नहीं है। देखिए, भाग तो नंगे पैर भी सकते हैं, लेकिन जूते मिल जाए तो सहायता होती है ना। वैसे ये स्ट्रैटेजी सेशन है, इट्स गोइंग टू हेल्प यू नेविगेट थ्रू दिस 100 मार्क्स वर्थ ऑफ पेपर। क्योंकि कुछ फैक्ट्स, कुछ फिगर्स और कुछ ट्रिक्स, टिप्स के साथ ये 3 मॉड्यूल जो आपके इंस्टीट्यूट ने आपको दे रखी है उसको क्रैक करेंगे। विल क्रैक द कोड ऑफ द सब्जेक्ट। और उसके बाद आप खुद बताना कि आपको इस बार जब एग्जाम के लिए प्लान करने के लिए और रिवाइज करने के लिए जो समय मिला उसको आप बेटर यूटिलाइज कर पाए कि नहीं। सो लेट अस नॉट वेस्ट और वेट इवन अ सिंगल मिनट, और सीधा चलते हैं काम की चीजों पर। ये जो आपका सिलेबस है इस पे आएंगे थोड़ी देर में, लेकिन आपके जो 19 चैप्टर्स है, बेसिकली इसके अंदर में आपके जो 11 चैप्टर है यहां तक तो सारे 46 स्टैंडर्ड्स ही आपके कवर होते हैं। फिर यहाँ पे आपके कुछ इंडिविजुअलिस्टिक चैप्टर्स है जो 17 से 24 मार्क के आते हैं। कहने का मतलब ये है कि पेपर में फिक्स्ड कोई चीज अगर आने वाली है तो वो प्रोफेशनल एथिक्स, एसडीजी, ईएसजी और डिजिटल ऑडिट ही होते हैं। बट हम क्या करेंगे अभी कि हम लोग पास्ट के पेपर्स को एनालाइज करेंगे और फिर वापस मैं आपको ये सब्जेक्ट के डेटा और चैप्टर्स पे लाकर बताऊंगी ढंग से कौन सा, कैसे, कितना पढ़ना है। वी आर ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस 1.5 दिन की स्ट्रैटेजी, कितना, क्या, कब, कितनी देर में पढ़ पाएंगे आप, और वो 3 घंटे में पेपर कैसे लिखना है, 3 घंटे 15 मिनट की स्ट्रैटेजी भी हम लोग अभी डिस्कस कर लेंगे। चलिए, तो सबसे पहले आपका पेपर पैटर्न देख लेते हैं। 30 मार्क्स का आपका एमसीक्यू रहता है, क्वेश्चन 1 मैंडेटरी रहता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। बाकी बचे हुए 5 में से आपको कोई भी 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। तो नए सिलेबस के अभी आपके जो 2 पेपर्स आए हैं, थोड़ा सा अगर मैं उसका पैटर्न एनालाइज करके बताऊं तो आई विल बी एबल टू पिक आउट सम चैप्टर्स फॉर यू। क्योंकि क्या होता है ना कि ये सब्जेक्ट इतना बड़ा और इतना भारी लगता है कि बहुत बच्चों को ये रियलाइज नहीं होता। आदमी याद करे तो हद है ना, कितनी याद कर सकता है उस चीज की। हम जो अपना 1.5 दिन भी डिवाइड करेंगे उसको इतने प्रोडक्टिव मैनर में डिवाइड करेंगे कि जो हमारी प्रोडक्टिविटी के चंक्स है वो टाइम पे हम एटलीस्ट 33% ऑफ आवर सिलेबस कभी भी किसी भी दिन पे कवर कर रहे हैं। ठीक है ना। तो मई और नवंबर के सिलेबस को एनालाइज किया मैंने, और कुछ जो आपके क्वेश्चंस हैं उसका कौन से चैप्टर से और कितने मार्क्स का क्वेश्चन बना था, वीव जॉटेड इट डाउन हियर। आपके 6 क्वेश्चंस, क्योंकि आपको तो 5 ही अटेम्प्ट करने होते हैं जिसमें से 1 मैंडेटरी होता है। 2, 3, 4, 5, 6 में से कोई भी 4 आपको अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो आप नोट करिए इसके अंदर में कुछ खास बातें जो मैं आपको इसमें से इन्फर करके बताऊंगी। क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5, 6, all of them have the same pattern 5, 5, 4, which means जब मैं आपको 3 घंटे का राइटिंग स्ट्रैटेजी बताऊंगी तो हम ये भी डिसाइड करेंगे, डिस्कस करेंगे कि हमें ये क्वेश्चंस को कितनी देर में कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन 1 जब आपने दोनों अटेम्प्ट के देखे तो व्हाट यू नोटिस्ड वाज फर्स्ट क्वेश्चन एसक्यूसी 1 से आया है। इवन इन ओल्ड कोर्स एसक्यूसी 1 का एक क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता था, विच टेल्स मी कि 46 में से चांसेस आर एक स्टैंडर्ड 5 नंबर का पक्का पेपर में दिखता है। देखिए, गारंटी तो कोई इंस्टीट्यूट की किसी भी बात की नहीं दे सकता। ठीक है, पास्ट की नहीं ले सकते, फ्यूचर की कैसे ले सकते हैं। हम सब्जेक्ट ऑडिट की बात कर रहे हैं, यानी हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस तो देते ही नहीं है, रीजनेबल की बात करते हैं। बट देर इज अ वेरी गुड चांस कि आपका एसक्यूसी 1 आपको देखने को मिलेगा पेपर में। तो ये जो दिए हुए एफर्ट्स है ना, इवन इसको 1-1.5 घंटा भी दिया ना तो वो बहुत अच्छी चीज होगी। और ये आपका वैसे भी चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 में सिर्फ एसक्यूसी 1 और ऐसे 220 दो ही भाग है, तो उसमें से वो लोग पूछने का रखते हैं। अब जो आपका चैप्टर 7 होता है रिपोर्टिंग, फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे 700 प्लस 706 दिखा और यहाँ पे कारो दिखा, दोनों चैप्टर 7 में से आए। फिर एक चीज नोटिस करी कि जितने भी नए वाले स्टैंडर्ड सिलेबस में इंट्रोड्यूस किए ना, 800 की सीरीज से लेकर के आपका 4400 तक, यानी 800 सीरीज, एसआरई, एसएई, एसआरएस, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। और कंपलसरी क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन ये भी देखने को मिला। हम ये ऑलमोस्ट गारंटी से नहीं बोल सकते कि किस क्वेश्चन का कौन सा पार्ट किस चैप्टर में से ही आएगा, बट मोटा मोटी ये नोटिस किया कि ये जो रिपोर्टिंग वाला चैप्टर है ना, इसका सिर्फ एक नहीं बल्कि पूरे पेपर में 2-2 क्वेश्चन है।
जैसे यहाँ पर जब ऊपर 700 सीरीज का क्वेश्चन था तो नीचे कारों का आ गया, और इस अटेम्प्ट में जब यहाँ कारों का क्वेश्चन था तो नीचे 700 सीरीज का क्वेश्चन आ गया। मतलब ज्यादातर करके रिपोर्टिंग का क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है पेपर में। तो हम लोग चैप्टर 1 के साथ 7 को भी लाइटली नहीं लेंगे। मैं आपको ओवरऑल बता दूंगी कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए और उसको प्रिपेयर किस तरीके से करना चाहिए। अब देखिए, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये 800 सीरीज जो है, ये देखो यहाँ पे 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं तो भी 4 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को मिला ही मिला। फिर अगर मैं बात करूं ये पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स की, इनमें कुछ नक्की बात नहीं है, जो बाकी के चैप्टर्स के स्टैंडर्ड्स है उसमें से कोई भी आ सकता है, पर कौन सा ज्यादा आएगा कौन सा कम आएगा ये मैं आपको जरूर मार्क करा दूंगी। अब एक चीज नोटिस करिए प्रोफेशनल एथिक्स के बारे में, कंपल्सरी क्वेश्चन छोड़कर ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन में देव गिवन 1 लेग टू बी प्रोफेशनल एथिक। ये देख लो, ये देख लो, इधर देख लो, इधर देख लो, यहां पर देख लो, यहां पर देख लो, प्रोफेशनल एथिक्स है ही है। 18-19 नंबर का रिटन में आ रहा है और फिर एमसीक्यू में अलग से 2-4 नंबर का जो आ रहा है वो आ रहा है। सो भैया 22 से 24 नंबर का वेटेज आराम से जो प्रोफेशनल एथिक्स से अपना पूरा पूछता है उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए टू गेट अ वेरी गुड रीजनेबल स्कोर। और ये बहुत स्कोरिंग एरिया में से ही है प्रोफेशनल एथिक्स, तो हम उसके साथ तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। अब ये जो चैप्टर है इंटरनल ऑडिट, इनका जो पूरा ब्लॉक है मैं आपको समझाती हूँ क्या होगा इनके साथ में। एक चीज देखी कि इन्वेस्टिगेशन यहाँ है तो इन्वेस्टिगेशन इधर भी देखने को मिला ही, इन्वेस्टिगेशन दोनों पेपर्स में था। फिर आपका ये जो एसक्यूसी और 220 वाला चैप्टर है फर्स्ट पेपर में 24 वाले में तो 2 बार पूछ लिया है, 10 नंबर का आ गया इसमें से। एसआरएस है इधर भी, एसआरएस आपको इधर भी दिख जाएगा, आपको एसआरई दिखा इधर, एसआरई वापस दिख जाएगा यहाँ पर भी, ठीक है। फिर आपका एसडीजी ईएसजी यहाँ पर भी फिक्स है, यहाँ पर भी फिक्स है, वो फिक्स रहेगा ही आपका, क्योंकि वो एक ऐसा चैप्टर है और डिजिटल ऑडिट एक ऐसा चैप्टर है, प्रोफेशनल एथिक्स एक ऐसा चैप्टर है जो पक्का से पेपर में दिखेगा ही। जैसे यहाँ पे आपको डिजिटल ऑडिट दिखा, उसकी जगह यहाँ पर आपको डिजिटल ऑडिट दिख गया, तो एक फिक्स है कि डिजिटल ऑडिट का क्वेश्चन और एसडीजी ईएसजी का क्वेश्चन आप देखोगे तो मोटा मोटी वी आर एबल टू क्रैक द पेपर। एनबीएफसी का एक क्वेश्चन यहाँ आया तो एक यहाँ पर आ गया, मतलब बैंक का एक क्वेश्चन आपका लास्ट वाले में आप अटेम्प्ट में एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आएगा ही आएगा। एसआरएस का एक यहाँ पे था तो एक यहाँ पे है ही है। मतलब अगर मैं आपके पूरे सब्जेक्ट का ओवरव्यू निकालू, इफ आई टॉक अबाउट योर एंटायर सिलेबस हियर, तो पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ हाउ इज दिस एंटायर सिलेबस डिवाइडेड। ये जो पहले 11 चैप्टर्स है ना 1 to 11, दीज आर 46 इंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स डिवाइडेड इनटू वेरियस चैप्टर्स, जो 45 to 55 मार्क्स का आएगा। बट उसमें हमने कितना अच्छा कोड क्रैक कर लिया कि ये वाला पक्का से 5 से 10 नंबर का है ही, 5 नंबर का तो मिनिमम है, ठीक है। और जो रिपोर्टिंग वाला है ये 10 नंबर का है दोनों पेपर में। मतलब मैं 45 to 55 में सिर्फ ये वाली 2 स्टैंडर्ड्स करके ही ऑलरेडी 15 नंबर का पेपर तो क्रैक कर ही चुकी हूँ। उसके बाद मैंने देखा 800 सीरीज से पक्का है, एसआरएस से पक्का है, एसआरई और एसएई में से एक में से पक्का है, दोनों से भी है कभी कभी, तो 5, 10, 15 और 20 नंबर तो ये हो गए। इसको मैं 15 भी मानूं, इसको मैं 10 मानूं और इसको मैं 5 मानूं, तो बाकी के सारे चैप्टर्स मिलाकर मेरा हेडेक कुछ 5-10 नंबर का ही बचा। 15 नंबर ये, 10 नंबर ये, 25 नंबर, 5 नंबर ये, 30 नंबर तो मैं ऑलरेडी क्रैक कर चुकी हूं। 30 से 35 नंबर का अगर यहाँ पे ऑलरेडी आ जाता है तो 10 से 15 नंबर की बात है बाकी के चैप्टर्स को क्रैक कर पाना, जिसमें से कुछ ऑप्शन में भी तो निकलेगा। तो जो स्टैंडर्ड्स को लेकर इतना स्ट्रेस अपन पालते हैं वो नहीं पालना चाहिए। कुछ एक स्टैंडर्ड्स को प्रायोरिटी देके हमेशा पहले पढ़ लेना चाहिए। वो भी मैं आपको मार्क कराऊंगी कि कौन से स्टैंडर्ड्स आपको पहले कैसे पढ़ने हैं। सेकेंडली, डिजिटल ऑडिट पे की हुई मेहनत 5 नंबर के लिए डेफिनेटली काम आएगी, बट ये बड़ा चैप्टर है तो इसको क्वेश्चन बैंक के हिसाब से सॉल्व किया जा सकता है। अब आप जनरली देखेंगे कि ये जो पार्ट चालू होता है आपका चैप्टर 13 से लेकर के आपका चैप्टर 17 तक, 13, 14, 15, 16, 17, इसके बारे में ये चीज बोलना चाहती हूँ कि बैंक से फिक्स एक क्वेश्चन और यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन, ड्यू डिलिजेंस या फॉरेंसिक से फिक्स्ड एक क्वेश्चन, इन दोनों से एक क्वेश्चन आप पक्का एक्सपेक्ट करो। इंटरनल पीएसयू में आपस में टसल रहता है किस में से आएगा, किसी में एमसीक्यू आ जाता है, किसी में चैप्टर बेस्ड आ जाता है, कभी ग्रुप भी आ जाता है, तो इन तीनों में से कोई रहेंगे 2
इन दोनों में से पक्का एक एक जनरली देखने को मिलता है। एसडीजी ईएसजी डेफिनेटली वर्थ द एफर्ट है, क्योंकि एक क्वेश्चन गारंटीड आपको 4 नंबर के लिए पेपर में दिख रहा है यहां से। तो इसमें 4 नंबर जितनी मेहनत करनी है, 4 से ज्यादा करनी भी नहीं है। सबसे ज्यादा मेहनत और सबसे सिक्योर मार्किंग स्कीम में आपका प्रोफेशनल एथिक्स होता है। बड़ी सी झप्पी दे दो इस चैप्टर को, ये आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर दिला रहा है। ठीक है, अब इनको जो पेपर में हमने सेट किया, इस ओवरऑल एनालिसिस से वी केम टू सर्टेन कंक्लूजन्स। वो कंक्लूजन्स मैं आपको रिवाइज करा दूं। एसक्यूसी डेफिनेटली पेपर में दिख ही रहा है, एसक्यूसी डेफिनेटली 5 से 10 नंबर का दिख रहा है। ठीक है, रिपोर्टिंग 10 नंबर का दोनों पेपर में दिख ही रहा है, आरटीपीज एमटीपी सब जगह 700 सीरीज का बोलबाला है, कारो आ जाता है उसके साथ, तो ये दोनों मिलाकर ही 15 से 20 नंबर मेरे को दिला दे रहे हैं, एकदम रिलैक्स। तो आई नीड टू स्टैंडर्ड्स में पिक दीज 2 प्रायोरिटी पे। उसके बाद में बाकी सारे स्टैंडर्ड सीरीज करूं या न करूं, ये नए वाले जो है ना 800 सीरीज एसआरएस एसआरई डेफिनेटली इक्कादा क्वेश्चन है ही है, तो आपके एफर्ट्स वेस्ट जाते नहीं लगते। अश्योरेंस एंगेजमेंट एक में था एक में नहीं था, तो मैं ऐसा मान सकती हूँ इन चारों में से 3 जरूर क्वेश्चंस बनकर आएंगे, मतलब 15 नंबर 20 नंबर आप इसको भी दे सकते हो। मैंने मिनिमम एंड पे भी पकड़ा तो 35 नंबर तो ये इतना मिला के मुझे दे ही रहा है, आउट ऑफ 45 to 55 मार्क्स। मतलब 10 से 15 नंबर के लिए मुझे बाकी के सारे मेरे जो स्टैंडर्ड्स हैं, ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 नंबर के लिए मुझे वहां से कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें से एक आधा क्वेश्चन तो मैं ऑब्वियसली मान सकती हूँ कि आई कैन टेक आउट इन टर्म्स ऑफ द चॉइस वाला क्वेश्चन जो मुझे मिलता है। अब अगर मैं सेकंड सेगमेंट पे शिफ्ट होती हूँ, विच इज चैप्टर्स, डेफिनेटली एसडीजी ईएसजी 4 नंबर का फिक्स देखने को मिल रहा है। प्रोफेशनल एथिक्स 17-18 मार्क्स का सिर्फ थ्योरी में, एमसीक्यू भी बाकी है, तो ये डेफिनेटली मुझे कर लेना चाहिए। डिजिटल डेफिनेटली 4 से 5 नंबर का फिक्स दिख रहा है, तो वो मुझे कर लेना चाहिए। बैंक्स आई हैव नोटिस्ड, इन्वेस्टिगेशन आई हैव नोटिस्ड कि रहता ही है पेपर के अंदर, तो ये दोनों को हमेशा साथ में आप लेकर के चले ही चले। बाकी के जो चैप्टर्स हैं 13, 15, 16 ये मिलाकर कभी एक करके 2 क्वेश्चन इनमें से आ जाते हैं, इन तीनों में से मिला करके 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये आपका ओवरऑल एनालिसिस बनता है चैप्टर्स का, दैट व्हाट यू हैव टू मैंडेटरी स्टडी एंड व्हाट यू हैव टू स्टडी इन प्रायोरिटी। इमेजिन करो इफ आपने इस वाले सिलेबस को प्रायोरिटी में उठाया, आप कोई भी हालत में 60 नंबर ऑफ थ्योरी क्रैक कर रहे हो। ठीक है, 70 नंबर की थ्योरी में से आप आराम से 60 मार्क्स ऑप्शन वाला पार्ट को अगर मैं निकाल दूं सपोज, तो मैं आपको बता रही हूं, क्योंकि ऑप्शन वाला पार्ट लिया तो आपका 14 मार्क्स एडिशनल हो जाता है, तो उसमें से भी आप ये वाला पार्ट पूरा इजीली क्रैक करके 60 स्कोर कर पा रहे हो। मतलब 60 मार्क्स अगर आप प्रिपेयर करके जा रहे हो, तो आपका 10 नंबर का ही पेपर ऐसा होगा, लगभग 2 ही क्वेश्चन ऐसे होंगे लगभग जो आपके बिना देखे हुए आए होंगे, बाकी सारे आपके इस पार्ट में से देखे हुए प्लान किए हुए आ सकते हैं। उसमें से इवन इफ आपको बहुत अच्छे से 40 नंबर का ही आता होगा, तो भी 30 मार्क्स के तो एमसीक्यू पड़े हैं अभी आपके पास में एडिशनली टू स्कोर गुड। आई मीन टू से 70+ लाना है अगर आपको ऑडिट के पेपर में, तो यू हैव टू फोकस ऑन दीज क्रीम एरियाज फर्स्ट। छोड़ हम कुछ भी नहीं रहे, पर दिस इज व्हाट एनालिसिस ऑफ द पेपर टेल्स मी। ऑल्सो नवंबर के केस में तो वी ऑल्सो हैड दी एमसीक्यू, तो एमसीक्यू हमने देखा पीएसयू, एसडीजी, प्रोफेशनल एथिक्स में से, फिर रिपोर्टिंग में से आ गया। ठीक है, 600 की सीरीज को भी इंपॉर्टेंस देते हैं ये लोग पूरा, क्योंकि पेपर में 610 में से एक थ्योरी क्वेश्चन भी था और एक एमसीक्यू भी था, तो बेसिकली 8 नंबर जैसा तो सिर्फ एक ऐसे नहीं कभी कभी हमको दे दिया रहेगा। ठीक है, फिर बैंक जो कि मैंडेटरी उधर आता है, यहाँ पर भी था ही। ठीक है, फिर रैंडम कुछ स्टैंडर्ड्स में से क्वेश्चन रहेंगे, पीएसयू में से 2 क्वेश्चन थे, प्रोफेशनल एथिक्स था वापस। सो व्हेन आई कैलकुलेटेड दी ओवरऑल नवंबर में कि चैप्टर वाइज क्या मेरा हिसाब बैठा, कौन से चैप्टर से हाउ मच दे आर आस्किंग, सो यहाँ पर हम लोग अपना एक मॉड्यूल खोल लेते हैं और यहाँ पे हम लोग चैप्टर वाइज एनालिसिस खोल लेते हैं। तो चैप्टर 1 जो कि एसक्यूसी था, इज समवेयर डेफिनेटली गिविंग मी 5 मार्क्स। अब चैप्टर 2 के अंदर में क्या है, चैप्टर 2 के अंदर 240, 250, 260, 299 और 402 है। अब चैप्टर 2 का वेटेज जनरली देखा है तो पेपर के अंदर में 4 नंबर का एक क्वेश्चन ये लोग बना दे रहे हैं इन सब में से मिलाकर।
मैं आपको एग्जैक्ट प्रायोरिटी दे दूंगी कि इन पांचों में से भी कौन सा स्टैंडर्ड आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे से एक 4 नंबर का क्वेश्चन बन रहा है, जो फर्स्ट केस में 402 से बना था, सेकंड कभी 240 में से बन जाता है, ठीक है। तो अपने को देखना पड़ेगा कि कौन से स्टैंडर्ड को हमको ज्यादा अच्छे से करना है। इसमें से कोई भी 2 स्टैंडर्ड मैं आपको बोल दूंगी जो आपको बहुत अच्छे से करने रहेंगे। अगला तो चैप्टर पूरा ही कम इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे से ये 2 स्टैंडर्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दीज 2 आर मोर इंपॉर्टेंट। आई विल टेल यू कि कौन सा करना है आपको। अगेन चैप्टर 3 आपका 7 नंबर का बना। चैप्टर 4 बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ही नहीं, इसको मिसलेनियस मान के चलते हैं और सबसे कम इंपॉर्टेंस इसको देनी है आपको। अच्छा, अब अगर चैप्टर 5 की बात करें, ये सभी स्टैंडर्ड्स इनका तो बुक के अंदर में केवल चार्ट दे रखा है, तो इंस्टीट्यूट कहती है केवल एप्लीकेशन बेस्ड ही आ सकता है। अगेन 5 नंबर के लिए इसका वेटेज दे दिया। तो मोटा मोटी दे हैव गिवन एवरी चैप्टर फॉर 5 मार्क्स। कोई एक जो 5 नंबर से ज्यादा का है उसको हम बम्पर सुपर डुपर लॉटरी मानकर ज्यादा इंपॉर्टेंस देने वाले हैं। चैप्टर 6 अगेन चार्ट बेस्ड चैप्टर है, उसमें से भी 4 मार्क का क्वेश्चन। 7 तो आपका सुपर डुपर बम्पर चैप्टर है ही, मैंने आपको कहा 700 सीरीज आपको दिल से लगा के, और फंडामेंटल है ना यार, समझने से भी कितना काम हो जाता है, तो इट्स रियली गुड इफ यू डू दिस। अब अगर हम इस तरफ आए चैप्टर 8 के अंदर में, यहां से लेकर के हर एक चैप्टर से 5 नंबर का एक कंपलसरी क्वेश्चन बन रहा है, और अच्छी बात यह है दैट दीज आर अ ग्रुप ऑफ 2 और 3 स्टैंडर्ड्स ओनली। बाकी सब चैप्टर में मुझे 5-5 6-6 स्टैंडर्ड करने तब मुझे 5 नंबर मिल रहे हैं, यहाँ पे मुझे 2 या 3 स्टैंडर्ड करके भी 5 नंबर मिल रहे हैं, स्पेशली SRS जैसी चीजों से। तो मुझे बिल्कुल मौका नहीं गंवाना चाहिए, मुझे बिल्कुल हाथ धो के इनके पीछे पड़ जाना चाहिए। सो ऑल ऑफ दीज चैप्टर्स आर गिविंग मी 5 मार्क्स मिनिमम, ठीक है। देन आ जाता है आपका ये वाला चंक जो 17 से 24 नंबर का है। सबसे पहले तो मैं आपको ये कंपेयर करा दूं कि प्रोफेशनल एथिक्स पूरा एक तरफ और ये सारे चैप्टर्स मिलाकर एक तरफ, ठीक है। जिसमें चैप्टर 12 हमने छोड़ दिया। चैप्टर 12 हमारा है डिजिटल ऑडिट, जो गारंटीड बड़ा सा सिलेबस है, बट गारंटीड एक आपको पेपर में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, 4 नंबर के लिए या 5 नंबर के लिए। अब अगर ये चंक की बात करें जिसमें आपका PSU आ गया, आपका बैंक आ गया, आपका ड्यू डिलिजेंस वाला सेगमेंट आ गया, ठीक है, आपका इंटरनल ऑडिट वाला सेगमेंट आ गया, आपका ग्रुप ऑडिट वाला सेगमेंट आ गया, तो इसमें से 16 दैट इज इंटरनल ऑडिट कम ज्यादा वैसे मिक्स होके पूछा है। डेफिनेटली आपका बैंक दे आस्क, NBFC दे आस्क, इन्वेस्टिगेशन दे आस्क। तो चैप्टर 14 विच इज बैंक्स एंड NBFC MCQ वगैरह मिलाकर के ज्यादा वेटेज का बन गया है आपके लिए। चैप्टर 15 PSU क्योंकि MCQ में ज्यादा पूछ लिया था, इसके लिए वो भी इंपॉर्टेंट बन गया आपके लिए। और तीसरा इसमें से इन्वेस्टिगेशन। अब ये वाला चंक क्यों इजी लगता है, बिकॉज इन तीनों में से ज्यादा याद नहीं करना पड़ता और गारंटी डेफिनेटली आपको पेपर में देखने को मिल जाएगा। इस बार ज्यादा फोकस आपको इसमें से किस पे करना है वो भी अभी जस्ट मैं आपको समझाऊंगी। ये डेफिनेटली छोटा सा चैप्टर आपको गारंटीड दिला ही रहा है 4 नंबर, तो इसको कोई हालत में स्किप नहीं करेंगे। 4 के बाद 2 नंबर का एक MCQ भी था इसमें से, तो फिर ये अगेन 6 नंबर के लिए बहुत छोटा सा चंक अपन को 6 नंबर दिला रहा है, तो डेफिनेटली फोकस करना है। बट द अवार्ड ऑफ द बेस्ट चैप्टर गोज टू प्रोफेशनल एथिक्स फॉरएवर। इजी टू रिमेंबर, वेरी इजी टू स्कोर, अमेजिंग इफ यू वांट टू बूस्ट योर स्कोर, उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर अप कर लोगे। दिस इज दी ओवरऑल समरी जो चैप्टर वाइज कहता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम लोग पिक पॉइंट करें कि हमको कहाँ से पिक या शुरू करना चाहिए, वो डेफिनेटली प्रोफेशनल एथिक्स और 700 सीरीज टॉप्स आवर चार्ट, क्योंकि ये 2 करके ही आप सोच लीजिए आप 30% से ज्यादा का सिलेबस खत्म कर सकते हैं स्टार्टिंग में ही। देन उसके साथ अगर मैंने ये SDG का तड़का लगा दिया, तो जस्ट कैलकुलेट द नंबर ऑफ मार्क्स यू स्कोरिंग, इट नियर अबाउट्स टू हाफ ऑफ योर सिलेबस। देन उसके बाद में आप 14 और 17 भी साथ में मिला दीजिए कि भाई मैंने बैंक भी कर लिया, मैंने इन्वेस्टिगेशन ड्यू डिलिजेंस वाला एरिया भी कर लिया, तो 60% ऑफ योर सिलेबस क्वांटिटी के टर्म्स में डन नहीं हुआ पर मार्क्स के टर्म्स में डन हो गया। दैट इज दी स्मार्टनेस। हमें देखना है कि कम पढ़ के हम ज्यादा नंबर कैसे ला सकते हैं, कहाँ फोकस कर सकते हैं उस चीज में। एंड देन डिजिटल भी उसमें मिला लीजिए, आपका 70 का स्कोर बन जाता है, ठीक है। नाउ ये पूरा एनालिसिस करके एक बात ये क्लियर समझ में आती है कि चैप्टर्स में प्रोफेशनल एथिक्स पे स्कोप पे फोकस करना है। इस बार NBFC पे फोकस करेंगे क्योंकि अमेंडेड है, ठीक है। 800 सीरीज में अमेंडमेंट है तो वहां पर फोकस करेंगे। इंपॉर्टेंट, अच्छा 450 बुक में नया ऐड किया है तो पेपर में देखने की संभावना बढ़ जाती है। अब आउट ऑफ ऑल द रिमेनिंग स्टैंडर्ड्स मैम, कुछ तो भी 10 नंबर का क्वेश्चन तो भी बनेगा ना, मतलब 2 या 3 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे ना जो
SQC से नीचे पर 700 के ऊपर में से आएंगे, मतलब इस एरिया और इस एरिया में से मिला के आएंगे। देखिए बहुत लंबी लिस्ट है, तो हम सारे स्टैंडर्ड्स नहीं कर सकते एग्जाम के लिए, तो आप जरूर नोट करके फोकस कर लीजिएगा। 240, 250, 402, 540, 610, 620, 500, 501, 560, 70, 80 इनको प्रायोरिटी में लीजिएगा, जिसमें से ये साइड वाले सारे स्टैंडर्ड सिर्फ एप्लीकेशन बेस्ड आ सकते हैं। ये वाले सिलेबस के अंदर इंट्रोड्यूस्ड है, इनका केवल चार्ट इंट्रोड्यूस्ड है सिलेबस के अंदर में। और जिनको मैंने ग्रीन किया है वो डेफिनेटली आपको 5 नंबर तो गारंटीड, एक पूरा टॉपिक 5 नंबर दिलाएगा। ये 5 नंबर दिलाएगा, ये तो 10 नंबर दिलाएगा आपको, ये वाला जो हिस्सा है 5 नंबर दिलाएगा, ये वाला हिस्सा 5 नंबर दिलाएगा, और ये वाला हिस्सा 5 नंबर दिलाएगा। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 नंबर आपको ये ग्रीन वाला हिस्सा ही दिला देगा, अगर हम सारे ऑप्शनल्स वगैरह को काउंट कर लें तो। दिस इज हाउ योर सिलेबस इज मेड। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आई हैव क्यूरेटेड फॉर यू अ 1.5 डे का रिविजन प्लान, कि भैया इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कि सिलेबस क्या है, कैसे है, मेरे को ये बताओ कि मैं 1.5 दिन में इतने विशाल काय सिलेबस को समेटूं कैसे। तो अब आ जाते हैं आपके 1.5 दिन की तैयारी पे। मेरा ये मानना है कि आप जैसे ही एग्जाम देके आए वो दिन, ठीक है, 4 मई, नाउ प्रॉब्लम क्या होती है, वी आर इन अ माइंडसेट कि अभी हम एग्जाम देकर आए तो आज तो हम रिलैक्स करेंगे। डोंट मेक दिस मिस्टेक इन ऑडिट। ऑल्सो ऑडिट में क्या फील होता है कि एक दिन पहले जितना ज्यादा याद किया हुआ रहेगा उतना याद रहेगा। अरे तो वैसे चैप्टर्स पिक करो ना जिसमें अंडरस्टैंडिंग ज्यादा है, लर्निंग कम है, जैसे कि आपकी पूरी 700 सीरीज और आपका पूरा प्रोफेशनल एथिक्स वैसा ही है। आप कहेंगे कहाँ मैम, प्रोफेशनल एथिक्स में तो क्लॉज नंबर याद करना पड़ता है, उसमें तो पार्ट नंबर याद करना पड़ता है, स्केड्यूल नंबर याद करना पड़ता है। तो बेटा वो तो एक छोटे से चार्ट से तू एग्जाम की सुबह भी 15 मिनट रिवाइज कर लेगा तो तेरा रिवाइज हो गया। कॉन्सेप्ट तो तू प्रोफेशनल एथिक्स ही ऐसा है जो 6 महीने पहले किया हुआ भी याद रह जाता है। सो गिव 28 hours to the subject, and in those 28 hours on 4th of May when you come after giving that exam, it is my strong recommendation 3 घंटा प्रोफेशनल एथिक्स को देकर, 2 घंटा 700 सीरीज को देकर और 1.5 घंटा और इन्वेस्टिगेशन को देके, भले ही 12:30 1 बजे रात के तुम वो दिन जागो, एग्जाम के एक दिन पहले मत जागो। आप जागिए जिस दिन आप एग्जाम देकर आए हैं उस दिन। एक चीज बताती हूँ पर्सनल एक्सपीरियंस से, मन कम घबराता है पहले दिन। एग्जाम के जस्ट पहली वाली रात को तो आपको अगले दिन की एग्जाम की एंग्जाइटी भी सता रही हो सकती है, बट अगर आपने ये पहले तैयारी कर लिया रहेगा ना, तो इमेजिन ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ योर सिलेबस इज ऑलरेडी डन ऑन डे 1 इटसेल्फ। हुआ ही कितना दे रहे आपको, 28 घंटे में से 8 घंटे भी नहीं दिए आपने, और आपका ऑलमोस्ट 1/3 सिलेबस हो गया। इससे रिलैक्सिंग बात क्या होगी, यू विल हैव अ पीसफुल स्लीप इवन इफ जस्ट फॉर 6 to 7 hours। यू विल हैव टू टेक दैट स्लीप, क्योंकि थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, नींद आती रही तो आप पढ़ ही नहीं पाओगे, भेजे में घुसेगा ही नहीं क्या पढ़ रहे हो उस चीज को। 4th कंप्लीट हुआ, 5th की मॉर्निंग को ट्राई टू वेक अप अर्ली, फ्रेश। नींद उस दिन कम ले लोगे तो चलेगा, नेक्स्ट डे नींद पूरी लेनी है, ठीक है। तो 5 से 6 घंटा सपोज आप सोए, आप उठ गए, अब आपको थोड़ा कवरेज इन द टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड्स करना पड़ेगा। भले ही आपको पता है कि ये पूरा देकर आपने शायद सिर्फ 2 क्वेश्चन 10 मार्क जितनी तैयारी करी, पर ये चंक के फॉर्म में सिलेबस कवर होगा। 3, 2.5 ग्रुप ऑडिट, इंटरनल ऑडिट और 600 मिलकर 3 घंटा, ये पूरा कंप्लीट करके आधा पौना घंटा का ब्रेक लो टू रिफ्रेश योरसेल्फ। फिर पीएसयू, एसआरएस जैसे छोटे चैप्टर आधे आधे घंटे में जो रिवाइज होने वाले हैं उनको उठाओ। ये वाला जो चंक आप उठा रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चंक है, और मैं पहले दिन रात को आपको करवा रही हूँ ताकि वो एग्जाम से थोड़ा नजदीक आपने पढ़ा रहेगा, ठीक है। फिर 800 सीरीज आपने कर ली। अब अगर आप यहाँ पे एग्जॉस्ट हो चुके हैं सपोज, तो मैंने ऑप्शनल रखा है 300 सीरीज, जिसमें अगर आप एग्जॉस्ट हो भी गए तो हो सकता है एक क्वेश्चन इसमें से बनेगा, हो सकता है वो भी ना बने, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। बैंक और एनबीएफसी को इधर डालने का पर्पस ये है कि यहाँ पे लिखा 2 घंटा है, पर ये आधे घंटे से 2 घंटे के बीच वेरी करेगा, डिपेंडिंग अपॉन, मैम चैप्टर तो बहुत बड़ा है बैंक्स, पर आप सारा मत पढ़ो ना, उसमें से जो वेरिफिकेशन वाले पॉइंट्स है वो सेल्फ बनाकर लिखना। और एनबीएफसी तो अभी पूरा ताजा अमेंड हुआ है, उसको पढ़ने के लिए आधा घंटा डेफिनेटली दे देना। बैंक तुम्हारा जितना भी हो तुम अपनी मर्जी से करके लिख सकते हो। सो डे 2 पे प्रोडक्टिविटी से ये जितना हो जाए ठीक।
अब इसमें से आपको मैंने मिलाकर पूरे स्टैंडर्ड सीरीज को कवर करने के लिए 15 घंटे से ऊपर दिया है। इसका 12 घंटे का एक लगातार एक सलंग 46 स्टैंडर्ड्स का कंपाइल्ड वीडियो तो मैंने आपको दे दिया। अच्छा, प्रोफेशनल एथिक्स कैसे कंप्लीट करना है 3 घंटे में, उसका रिवीजन वीडियो भी मैंने आपको दे दिया। तो बचे तो चैप्टर्स ही हैं जो आपको अपने आप में सल्टाने हैं, जिसमें भी रिपोर्टिंग चैप्टर का रिवीजन कवर हो गया आपके 15 घंटे के 12 घंटे के रिवीजन वीडियो के अंदर अंदर ही। ठीक है, यहाँ पे जिस चीज को करने के लिए मैं आपको 17 घंटे दे रही हूँ, 2 घंटे यहाँ पे 15 घंटे यहाँ पर, वो चीज को आपको मैंने 12 घंटे में रिवीजन वीडियो में कराया हुआ है। वहां से करने के बाद क्वेश्चन बैंक कर लो तो भी आपका 17 घंटे में पूरा हो जाएगा। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि मैं अपने आप से इतनी सी देर में कैसे करूं, तो बेटा तू गिन के देख ले, तेरे पास इतना ही टाइम है। इससे ज्यादा देने के लिए समय आपके पास है ही नहीं, क्योंकि ये करने के बावजूद आप अगले दिन जो 6 तारीख को 7 घंटे की नींद लेके उठ रहे हो, तो एग्जाम में जाने से पहले आपके पास 5 आवर्स का टास्क है। इस 5 आवर्स के टास्क में मैंने आपको स्टैंडर्ड नंबर और प्रोफेशनल एथिक्स रिवाइज करने के लिए भी लास्ट में एग्जाम के पहले समय दिया है। और मैंने बहुत इंपॉर्टेंट, जो डेफिनेटली आपको पेपर में दिखेगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट कर देगा, वैसे चैप्टर्स अगले दिन सुबह के लिए रखे हैं। मतलब मैम अगर मेरा यहाँ से नीचे से कुछ छूट भी गया तो छूटने दे, तुझे अगले दिन उठकर यही पढ़ना है। SQC 1 ऐसे 220 जो डेफिनेटली 5 नंबर का दिखेगा, ये डेफिनेटली 4 नंबर का दिखेगा, ये डेफिनेटली 5 नंबर का दिखेगा। मतलब तेरा एक एग्जाम का फुल क्वेश्चन तुझे इस एरिया में से मिल रहा है, 14 मार्क्स मिल रहे हैं तुझे यहाँ पे से, गारंटीड। ठीक है, तो पहले दिन के 6.5 घंटे और आखिरी दिन के 5 घंटे तो आपके लिए बहुत जरूरी हो गए। बीच में कुछ खिचड़ी तूने पकाई तो पकाई, इट्स ओके। दिस इज हाउ यू ड्राफ्ट योर 1.5 डे 28 आवर्स ऑफ इफेक्टिव स्टडी जो आप डाल रहे हो। इसमें मैंने आपको मिसलेनियस, प्लानिंग, रिस्क असेसमेंट, मटीरियलिटी नहीं डाल के दिया है। किसी को करना है और वो अपनी नींद से 1 घंटे निकाल करके इस चैप्टर को करना चाहता है, जो मैं ऑप्शनल मान के छोड़ना चाहती हूँ, तो आपका चॉइस है। नाउ प्लीज 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 अंडरस्टैंड, दिस सब्जेक्ट इज ऑल अबाउट स्टेइंग काम, फोकसिंग ऑन कीवर्ड एंड मूविंग अहेड। अगर आप अटक गए किसी पेज पे तो अटक गए, भटक गए, फिर आप ऑन ट्रैक नहीं आते। मैंने ये जो किया है ना माइक्रो मैनेजमेंट की, किसी चैप्टर को मैंने कितनी देर देनी है वो आपको लिख के दिया है। दैट इज बिकॉज क्या होगा कि अगर आप ये बजटिंग नहीं करके चलते हैं, आप ओवर एक्सपेंड कर देंगे स्टार्टिंग में। कुछ चैप्टर्स करते निकलते गए और आपका इतना समय निकल जाएगा कि अब आपको ऐसा लगेगा मेरे पास समय नहीं है, मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। सो आप ना वैरिएंस एनालिसिस स्टार्टिंग से करते चलो कि मेरे पास इस चैप्टर को करने के लिए 3 घंटे ही थे, तो हो गए मेरे 3 घंटे खत्म, तो मैं ये चैप्टर और ये बुक यहीं छोड़ करके अगले चैप्टर पे जाता हूँ। अपने आप पे ये विश्वास रखना फिर कि मैंने जितना पार्ट ऑफ द चैप्टर पढ़ा है उसी में से आएगा। क्योंकि बेटा यू हैव टू फोकस जस्ट ऑन द कीवर्ड, नॉट ऑन द फुल लाइंस। आपको याद कुछ नहीं रहेगा उसमें से, कीवर्ड ही याद रह सकते हैं। मूव अहेड एंड प्लीज कीप दिस रिस्पेक्टिव वेटेज, किस चैप्टर का, किस सब्जेक्ट का, किस स्टैंडर्ड का कितना है, इन माइंड। ऑल्सो जैसे 800 सीरीज अपन बोलते हैं, पर मैंने आपको स्टैंडर्ड्स पढ़ाते वक्त और क्वेश्चन बैंक कराते वक्त बताया है कि 800 की सीरीज में 810 सबसे जरूरी है। ठीक है ना, 3400 सबसे जरूरी है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इवन फ्रॉम द गिवन सेट ऑफ स्टैंडर्ड जो 5 नंबर का आएगा वो कहाँ से आएगा। इसके लिए जो हमने 12 घंटे का रिविजन सीरीज किया है, उसमें भी मैंने आपको स्टार मार्क FAQs दिए हैं कि ये क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, इनमें से रिपीट होने की संभावना ज्यादा है। अब मैम मटेरियल 1.5 दिन में पढ़ना क्या है वो समझ आ गया, बट आपने तो 1.5 घंटे में एक चैप्टर करने बोला है, उसमें ये सब तो नहीं हो सकता, तो व्हाट टू डू। देख बेटा, देखो लगता है तेरे कॉन्सेप्ट हल्के से भी ढीले हैं, गो फॉर रिविजन वीडियो एंड इमीडिएटली क्वेश्चन बैंक, खत्म। इफ तेको लगता है नहीं मेरे को रिविजन का कोई जरूरत नहीं है, आई हैव क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट्स इन माइंड, गो फॉर नोट्स एंड देन इमीडिएटली मार्क्ड क्वेश्चंस ओनली। अगर लगता है मैम कुछ नहीं आता है, डब्बा गोल है, आस्क्ड क्वेश्चंस ऑफ इंस्टीट्यूट ओनली, ये करके ही आप पेपर देने जाएंगे। और ये ना आपने अपने मॉक में ट्राई कर लेना है, डायरेक्ट नेट प्रैक्टिस में कर लेना है, डायरेक्ट मैच में मैदान में उतर के खतरों के खिलाड़ी नहीं बनना है। क्योंकि आपको आइडिया लगना चाहिए ना कि मैं इसका और उसका कॉम्बो करके पढ़ता हूं तो मुझे कितनी देर लगती है। सो गो फॉर एन अंडरस्टैंडिंग कि भाई मेरे को कितना टाइम क्या चीज करने में लगेगा। अब D-Day की बारी आ चुकी है, स्ट्रैटेजी फॉर द 3 आवर्स। सबसे पहली चीज जो मैं कहना चाहती हूँ, प्लीज स्टे काम ड्यूरिंग पेपर। दिस पेपर विल डेफिनेटली गिव यू फीलिंग कि सब मिक्स हो गया है, कुछ याद नहीं आ रहा है, बट बिलीव मी इट्स ऑल इन देयर। व्हेन यू स्टे काम, व्हेन यू ट्राई टू रिकॉल, वो पूरा याद आ जाएगा। क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है कि हम पेपर से बाहर निकलते हैं देन वी थिंक ऑफ द आंसर।
इट्स बिकॉज हमारी जो एंजाइटी है ना वो हमें उस वक्त सोचने ही नहीं दे रही है कि मुझे ये आता है। तो तुझे आता है, तू विश्वास रख, 2 मिनट पानी पी, रिलैक्स कर एंड देन सोच। अब ना ज्यादा सोचने बैठ गए तो टाइम का भी तो लफड़ा है। तो टाइम का एक क्लियर कट मैं आपको मेथड बता देती हूँ इसमें। 2 मिनट फॉर 1 मार्क। लोग मुझे पूछते भी है कितना कंटेंट लिखूं, कम लिखूं, पॉइंट ज्यादा कम, कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 नंबर का क्वेश्चन है, 8 मिनट है तेरे पास, गिव योर बेस्ट। ये कोई बोर्ड पेपर्स नहीं है, ठीक है, गवर्नमेंट बोर्ड एग्जाम्स नहीं है कि लेंथ और ये सब देखना है हमको राइट आंसर देखना है, आंसर की से मैच करना है। चेकर का जो थॉट प्रोसेस होता है वो कुछ नहीं होता है, आंसर की होती है। तो वो आंसर की से आपको मैच करने की कोशिश करनी है। अब 14 मार्क का एक क्वेश्चन है, तीनों सेगमेंट्स मिलाकर, तो तेरे पास 28 मिनट है एक क्वेश्चन को करने के लिए। 14 मार्क एक क्वेश्चन में होते हैं, तेरा 28 मिनट में, हाफ एन आवर के एस्टिमेट में एक क्वेश्चन हो जाना चाहिए, वरना तेरा पेपर छूट रहा है, मान के चल। ऐसा करने के बावजूद तेरे पास 30 ही मिनट बचेंगे एमसीक्यू के लिए। 15 एमसीक्यू होंगे, तेरे को 30 मिनट मिलेंगे आराम से 2 नंबर के लिए। मतलब वहां पे 1 मार्क के लिए 1 मिनट होगा आपके पास एमसीक्यू के केस में, ठीक है, और जरूरत भी नहीं है उससे ज्यादा की। तेरे पास आधा घंटा है, तुझे 15 एमसीक्यू रिलैक्स होके पढ़ के करने। अब बहुत लोग उसमें ये सोचते हैं कि भैया एमसीक्यू तुरंत करें, स्टार्टिंग में, एंड में करें क्या। सो भाई देख, इफ यू सॉल्व इट लाइक दिस कि 28 मिनट में एक क्वेश्चन करना है और 30 मिनट्स में एमसीक्यू करना है, तो भी तेरे पास लास्ट में 10 मिनट इवैल्यूएशन के लिए बच जाएंगे। बट अगर तूने आधा घंटा पूरा यूज कर लिया एक क्वेश्चन में, तो तेरे पास 10 मिनट नहीं बचेंगे। आधे घंटे से ऊपर किया तो पेपर तेरा छूट रहा है, ये मान के चलना है, या लास्ट के क्वेश्चन तुम अच्छे से नहीं लिख पाओगे। सो इस कैलकुलेशन को ध्यान में रखते हुए पेपर लिखना है। एमसीक्यू पहले करूं कि बाद में करूं, उसका एक सिंपल सा लॉजिक है, एमसीक्यू 3-4 क्वेश्चन हो जाने के बाद करो। लास्ट में एक क्वेश्चन जरूर ऐसा होगा, या कुछ क्वेश्चन के सब पार्ट जरूर ऐसे होंगे जो तुझे फेंक के लिखने, तेरे को याद नहीं है, उनको एकदम एंड में। क्योंकि जो चीज तुझे नहीं आती उसकी डेफिनेटली इंस्टीट्यूट मार्क्स नहीं देने वाली, वो आंसर की से मैच नहीं करेगा। एमसीक्यू इज योर स्कोप फॉर क्लियरिंग अ वेरी डिफिकल्ट ऑडिट पेपर। सो प्लीज डू नॉट टेक दी एमसीक्यूज लाइटली, और उनको फास्ट भी सॉल्व नहीं करना है। आधा घंटा नहीं बचा और एमसीक्यू करना पड़ रहा है, ऐसी गलती कतई मत करना। तो लास्ट 1 घंटे में तो एमसीक्यू कर ही लेने, भले ही 3 क्वेश्चन हुए हो कि 4 क्वेश्चन हुए हो, मुझे उसके बाद एमसीक्यू कर ही लेने। वो मेरे 30 श्योर शॉर्ट मार्क्स है जो मुझसे कोई नहीं छीन सकता, वो मेरे अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड है। अगर मेरे उसमें से 26 भी राइट हो गए तो मैं कभी उतना कंटेंट नहीं लिख पाऊंगी उस टाइम में जो मुझे 26 नंबर दिला दे, जितना कि मुझे एमसीक्यू दिलाएगा। पर मैं एकदम बिगिनिंग में फिर फ्रेश माइंड से एमसीक्यू क्यों ना करूं, क्योंकि 40-50 मिनट अगर एमसीक्यू में लगा दिए तो पेपर छूट जाएगा। ऑल्सो बेटा, जब आपको पेपर मिला है, अपने ताजा क्वेश्चंस पढ़कर ये डिसाइड किया है कि व्हाट क्वेश्चन यू वांट टू स्किप, और ना आपने कुछ क्वेश्चन रीड किया होगा तो आपको इमीडिएटली माइंड में पॉइंट्स भी आ रहे होंगे विच यू रियली वांट टू जॉट डाउन फास्ट। तो आपने जो 15 मिनट का स्ट्रैटेजी टाइम यूटिलाइज किया था वो क्वेश्चन पेपर के लिए किया था, ना कि एमसीक्यू के लिए। तो वो पूरी स्ट्रैटेजी आपकी धुल जाएगी अगर आप इमीडिएटली क्वेश्चन या एमसीक्यू में लग गए तो प्लीज मेक श्योर कि आप पहले अपना कुछ राइटिंग वाला पार्ट जो आप रट के आए हो वो उतार दो पेपर में। एंड आई एम गोइंग टू बी वेरी श्योर अबाउट सम प्रेजेंटेशन पॉइंट्स। आई हैव अ फ्यू प्रेजेंटेशन पॉइंट्स कमिंग फ्रॉम ए टॉपर हु स्कोर्ड 73 मार्क्स इन ऑडिट। मतलब उसके थ्योरी वाले सेक्शन में 70 में से 47 मार्क्स है। एंड क्या आइडियोलॉजी है, इसके पूरे पेपर को समराइज करके मैंने कुछ पॉइंटर्स निकाले हैं विच आई प्रॉपरली नोटिस कि उसने किए अपने हर आंसर में। अपार्ट फ्रॉम नोटिंग द क्वेश्चंस प्रॉपरली, अपार्ट फ्रॉम राइटिंग द क्लॉज नंबर्स, अपार्ट फ्रॉम अंडरलाइनिंग वॉट एवर इज द रिलेवेंट पार्ट ऑफ इट, कंक्लूजन्स हर आंसर में मेंशन करना, और किस तरीके से स्टेप मार्किंग एक एक चीज की मिल रही है उसको नोटिस करते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको रियलाइजेशन इस बात की आ जाएगी कि देयर आर अ फ्यू पॉइंटर्स टू बी केप्ट इन माइंड। चेकिंग ऐसे होगी, स्टेप बाय स्टेप, और हर स्टेप का आपको नंबर मिल करके जोड़ के आपका टोटल बनेगा, ठीक है। तो अब मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, क्वेश्चन पेपर के बीच में क्वेश्चन लिखा तो कोई टेंशन नहीं कि गलती से मेरा कोई क्वेश्चन चेक नहीं हुआ या 2 क्वेश्चन चेकर को लग गए कि एक जितनी लेंथ के लिखे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये डालो और ढंग से पॉइंट वाइज लिखना स्टार्ट करो, ठीक है। मैं आपको क्लियर कट कुछ पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंटेशन बता देती हूँ। सबसे पहले पॉइंट वाइज मार्किंग स्कीम होती है जो अभी मैंने आपको दिखाई, तो प्लीज राइट इन पॉइंट्स। आपका पूरा पैरा, अगर आप 4, 5, 10 लाइन का पैरा लिखते हो या 2 लाइन का लिखते हो, दोनों को एक जितने मार्क्स ही मिलेंगे। हेड पॉइंट्स प्लीज लिखें जहां पर पॉसिबल हो। इंस्टीट्यूट द चेकर्स कैन ओनली फोकस ऑन कीवर्ड्स,
सो मेक श्योर दैट यू अंडरलाइन, एंड अंडरलाइन के लिए बहुत लोग ये बेवकूफ़ी सोचते हैं कि पूरा पेपर लिख लो, लास्ट में जाके हम कभी अंडरलाइन करेंगे, आपके पास वक्त ही नहीं होगा। मैंने आपको लास्ट में 10 मिनट दिए केवल, और तब तुम वापस सोचोगे क्या कि तुमने क्या याद किया था, ये क्या आंसर है। आंसर याद करते वक्त जिन कीवर्ड से याद किया था वही कीवर्ड को तो अंडरलाइन करना है साथ साथ में। प्रोफेशनल एथिक्स में क्लॉज नंबर, स्टैंडर्ड का नंबर, ये मैंडेटरी है, नॉन नेगोशिएबल है। आई एम नॉट मतलब मैं कोई हालत में आपको नहीं बता सकती कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इट इज अ टेस्टामेंट कि आपको ऑडिट आता है कि नहीं, तो फिर वो सोच के करना, ठीक है। एक बात मैं आपको बता दूं, आपके पास अगर समय बहुत सीमित है और आपको बहुत कुछ आता है, देयर आर गोइंग टू बी क्वेश्चंस जहां जब आप अपना पेपर वापस मांगोगे आपको 0 दिखेगा, क्योंकि वो आपने मन से लिखा है, और एक गट फीलिंग आपकी बोल देगी कि आपको ये आंसर आता है, ये आप फेंक रहे हो। क्लियर बता दूं कि जो आंसर आपको नहीं आता उसके लिए स्टार्टिंग में जगह छोड़ दो, चांसेस आर आपको वहां 0 ही मिल रहे होंगे। वो एफर्ट यूज करो उस आंसर को लिखने में जो आपको क्लियरली याद है, बिकॉज एवरी मार्क काउंट्स, एवरी मार्क। सो प्लीज सॉल्व आंसर्स दैट यू क्लियरली रिमेंबर वर्ड बाय वर्ड, जिसमें जितने पॉइंट्स याद है उसके उतने ही मार्क्स मिलेंगे। एंड दिस वन थिंग इज मेक और ब्रेक फॉर यू। बेटा किसी भी क्वेश्चन में पूछा है मैनेजमेंट राइट है कि ये पर्सन राइट है कि क्या हुआ, क्या कंक्लूजन मांगा है, हर कंक्लूजन हर एक पॉइंट का 1 मार्क है। तूने पूरे प्रोविजंस रॉन्ग लिखे पर तूने कंक्लूजन राइट लिखा है तो भी तुझे 1 मार्क मिलेगा। एंड इमेजिन करो हर क्वेश्चन में 1-1 मार्क मिलना अपने आप में तुझे 6 × 3 18 मार्क्स दिला देता है, ठीक है, 15 मार्क्स दिला देता है 5 × 3। तो इमेजिन करो कि कंक्लूजन तक लिखना कितना ज्यादा जरूरी है। I think this was all from my side for this paper. If you have any other doubts or if you have any problem with respect to this paper or thing, please let me know in the comment section. मैं आपका वो डाउट क्लियर करती हूँ। और अभी से डिसाइड कर लीजिए मटेरियल क्या यूज करना है, एग्जाम डे पे मत कंफ्यूजन रखिएगा उसको लेकर के। दिस वॉज ऑल अबाउट द पेपर एंड आई होप आपको कुछ टिप्स, कुछ ट्रिक्स और कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज मिले होंगे जिस पे आप फोकस करके अपना काम शुरू कर सकते हैं। डेफिनेटली स्टैंडर्ड्स या चैप्टर्स कुछ तो आपका स्ट्रॉन्ग फोटे होगा और दोनों का वेटेज 50-50 है, तो प्लीज टेक एडवांटेज। एमसीक्यूज का भर के लुत्फ उठाइएगा और जो मैंने बातें बताई है उसको ध्यान में रखिएगा। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। होपफुली आपके पेपर्स वंडरफुल हो, और जब नेक्स्ट टाइम आप इस वीडियो के कमेंट पे कमेंट करें तो आप अपने नाम के आगे CA लगाकर कमेंट करें। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।